हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 8th का आपका जो बुक है संसाधन एवं विकास, यानी कि भूगोल। बेसिकली अगर कहा जाए तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है। इसका अध्याय 1 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, 15-20 मिनट की जो भी वीडियो होगी इसमें मैं आप लोगों को अधिक से अधिक 25 मिनट की वीडियो होगी। इसमें मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। और अगर आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ फिर अगली वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए और वीडियो जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना है तो वो भी बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ा दूंगा रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहला चैप्टर है यहाँ पे हमारा क्लास 8th के भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन। यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताई गई हैं। आप सभी को पता है, मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूँ तो एक एक चीज़ मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझाता हूँ। मोना और राजू अपना घर साफ़ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। 2 बच्चे हैं अब यहाँ पे, मोना और राजू। वो अपनी मम्मी का हेल्प कर रहे हैं घर को साफ़ करने में। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। जब उपयोगी हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगी, महत्वपूर्ण होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। ये संसाधन है। अब यहाँ पे संसाधन शब्द आ गया। सबसे पहले आपको ये अम्मा बोल रही हैं मोना और राजू की कि ये संसाधन है। तो यहाँ पे अब उनके सामने एक शब्द आ गया संसाधन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है संसाधन क्या है। तो अम्मा राजू से बोल रही है, राजू ने प्रश्न पूछा था कि संसाधन क्या है, तो अम्मा बता रही है राजू को कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वे संसाधन है। जिस भी वस्तु का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उनको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। जिस भी चीज़ का उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, तो पानी क्या हो गया, जल क्या हो गया, संसाधन हो गया। गर्मी लग रही है, अभी मैं फ़ैन क्लोज करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आवाज़ अच्छी है, आप लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ पे क्या है, वो फ़ैन, मुझे तो इसका ज़रूरत है हवा का, लेकिन मैं उसका उपयोग अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, तब पर भी पंखा जो है वो एक संसाधन का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्कूल आप जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, आप रिक्शा से जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, स्कूल पहुँचाने में आपकी मदद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ क्या होंगी, संसाधन हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे एक संसाधन है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। विद्युत, जल, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ न कुछ एक ऐसा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, यहाँ पे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती हैं। आगे पढ़ते हैं। अब राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं रिक्शा से, तो रिक्शा को आप कुछ पे करते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, तो क्या उसका मूल्य निर्धारित हो गया है, तो वो क्या है, संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं आप। ठीक है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। अब पानी पी रहे हैं, इसका तो आप पैसा, घर से आप गए फ्रिज से बॉटल निकाले, पानी पी लिए, उसका तो पैसा नहीं दे रहे हैं ना वहाँ पे, फिर भी वो मूल्य निर्धारित होता है, क्योंकि मूल्य का सिर्फ अर्थ यहाँ पे पैसा ही नहीं है, महत्व को भी दर्शाता है मूल्य। अगर वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसका मूल्यवान है आपके लिए। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यही देखिए आगे बताया गया है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता,
उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना चांदी, ये सब सारी चीज़ें क्या है, हीरे जवाहरात, इन सब का आपका मूल्य होता है। वो उपयोगी होती हैं, आपके लिए आवश्यक होती हैं और उनको मूल्य आप प्रदान करते हैं, पैसे देते हैं, तब आपको मिलता है। लेकिन एक मनोरम भू दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कोई आप नज़ारा देख रहे हैं, आप कश्मीर गए, कश्मीर में हैं आप, पहाड़ों को देख रहे हैं, तो क्या है, मूल्यवान तो है आपके लिए, लेकिन आपका क्या उनके लिए पैसा पे कर रहे हैं देखने के लिए? नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, जरूरी नहीं कि कोई चीज़ है वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो, आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होगी तो भी वो आपके लिए संसाधन का काम करेगी। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू यहाँ पे नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जैसे आपको खांसी सर्दी जुकाम हुआ तो कहते हैं ना घर में कि अदरक वाली चाय पी लीजिए, नमक डाल के पानी बॉयल करके पी लीजिए, तो ये क्या है, घर के नुस्खे हैं, लेकिन आज उनका कोई मूल्य नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में जाके वही उनका वाणिज्यीकरण हो जाए, उनको पैसे उस पर टैग लग जाए कि हाँ ये 10 रुपये का है या 20 रुपये का, वो मूल्यवान हो जाए। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। वही जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे पेटेंट एक शब्द आया, पेटेंट को देख लेते हैं। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। जैसे कोई ऐसी दवा कोई बना दिया जिसका पेटेंट ले लिया कि ये दवा सिर्फ मैं बना सकता हूँ, इस दवा में जो चीज़ें मिलाई गई हैं उसको कोई दूसरा इस तरीके से नहीं बना सकता, तो ये इसी को कहते हैं पेटेंट। एक अधिकार होता है, उस चीज़ को बनाने का एक अधिकार मेरे पास ही है बस। आगे देखते हैं हम। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। पहले क्या था, एसी नहीं था, अब एसी आ गया है। क्या हुआ, आविष्कार किया गया, तो क्या वो भी एक तरीके का संसाधन बन गया है। तो क्या हो गया, ये इसका आविष्कार किसने किया, मनुष्य ने ही किया। तो मनुष्य एक प्रकार का खुद संसाधन है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोजों के आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। ये संसाधन है माँ भी और बच्चे भी। संसाधनों के प्रकार, अब यहाँ पे आता है संसाधनों के प्रकार आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और यहाँ पे मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि दो प्रकार के यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे एक प्राकृतिक एक मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, देखिए जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, हवा चल रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या है ये, हवा क्या है, ऑक्सीजन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसको आप मॉडिफाई करके कुछ अलग सा मिला के हवा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति में के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे दो शब्द और आ गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब इनको भी देख लेते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। जैसे क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप दोबारा बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, हवा चल रही है वो चलती रहेगी, कितना भी आप उसको यूज करते रहिए वो चलती रहेगी। सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश आता रहेगा, ठीक है, कितना भी आप उसको यूज करिए। उसके बाद लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या। आप देखते होंगे आसपास, पहले जितनी आसानी से आपको जल मिल जाता था, कुएँ से निकाल लेते थे 10 फीट के नीचे से ही, अब वही कुआँ देखेंगे आप तो सूख चुका होगा।
पहले आपके घर में अगर वहाँ पे समरसेबल लगा है तो वो 100 फीट पे 50 फीट पे सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के लेवल्स हैं पानी के। तो आप देखें खुद ही, अगर 50 फीट पे आपको पानी मिलता था पहले, तो अब वो कुछ सालों बाद आप खुद एज्यूम करेंगे वो 70 फीट पे मिलने लगेगा। कहीं कहीं पे जहाँ 100 फीट पे मिलता था वहाँ 130 फीट पे मिलने लगा। तो क्या हो रहा है, जल घट रहा है। तो है तो बहुत ही असीमित मात्रा में, जिसको हम कहते थे कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन क्या है, कमी महसूस हो रही है, जिसका हमको उपयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने के हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी वो दोबारा बन सकते हैं लेकिन बहुत साल, हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो क्या हो गया, वो उनका भंडार खत्म हो जाएगा। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। एक बार वो खत्म हो गए तो दोबारा वो जल्दी बनेंगे नहीं। ठीक है, यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। आगे देखेंगे अब, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम अथवा जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया ना आपको इसके उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इसको कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों के में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, शब्दावली यहाँ पे कुछ नए शब्द आए हैं। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्धता पर की मात्रा पे है। कहीं पे ज़्यादा देखेंगे जो गल्फ़ कंट्री हैं वहाँ पे पेट्रोल, डीजल, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा नमक ज़्यादा मिलता है, कहीं पे आपको प्राकृतिक गैस ज़्यादा मिलती है, कहीं पे कोयला ज़्यादा मिलता है। जैसे भारत में ही देखेंगे तो आप बिहार, झारखंड साइड कोयला ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मिलता है। तो क्या है, ये भौगोलिक क्षेत्रों पे भी निर्भर करती है। अब अगला संसाधन जो था प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या था, मानव निर्मित संसाधन। तो इसको देखेंगे अब कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृत से सिर हिला। अब यहाँ पे मोना समझा रही है राजू को, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस सर समझ में आ रहा है ऐसे लिख दीजिएगा। अब है मानव संसाधन क्या है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा, यहाँ नीचे मैं बताता हूँ, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यहाँ पे पहले यहाँ पे कहानी छोटी सी दी गई, इसको पढ़ लेते हैं, आपको समझा भी देते हैं। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ये पूछ रही, अपने आप से पूछ रही तो अपने आप को बता रही, हाँ मैं निकाल सकती हूँ। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। अब सूखे का यहाँ पे जो सूखे के विनाश से हम इसका समाधान निकालें, तो इसने निकाल लिया। तो यहाँ पे उसने कैसे निकाला, उसको ज्ञान था, उसको शिक्षा दी गई थी इस तरीके से, उसके कौशल के कारण इसने अपना ज्ञान दिखाया और उसका समाधान निकाला। पढ़ें एवं मनन करें। यहाँ पे नीचे जो लिखा गया देखेंगे, यहाँ पे इसको आप मन में पढ़ें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्य उत्पादन बढ़ाने के उपयोग खोजते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। संसाधन संरक्षण है अगला पॉइंट। यहाँ पे संसाधन संरक्षण क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? तो उसकी अम्मा ने बोलती, हाँ बिल्कुल सच हो सकता है। हाँ में उत्तर दिया यहाँ पे। यदि हम नवीकरणीय
संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। जैसे जल का हम उपयोग, गाड़ी धो रहे हैं तो धोते ही जा रहे हैं, नहा रहे हैं तो 1 बाल्टी में भी नहा सकते हैं लेकिन 5 बाल्टी नहा रहे हैं। तो उपयोग उसका करिए, आपके उपयोग के लिए है, वो प्रकृति ने हमें दी है, लेकिन उसको संभल के उपयोग करिए जिससे हमारी आने वाली पुश्तें जो हैं, पीढ़ियाँ जो हैं, उसको भी वो सारी चीज़ें मिल सकें। ठीक है। यदि हम यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो बहुत दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा अपनी अम्मा से, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? मम्मी उसकी कहती हैं, बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट था हमारा संसाधन संरक्षण, तो उसको हम क्या कहते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, यानी जो संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक उसका उपयोग करें और उसको इतना आराम से यूज करें कि उसको दोबारा समय मिलता रहे नवीकरणीय पीछे होने का। इसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। आप सभी को पता है कि कागज़ कैसे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। जैसे आप बैठे भी नहीं उस कमरे में तो भी पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, तो ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे व्यर्थ में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ठीक है, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि पहला पॉइंट है, सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। सतत पोषणीय मैंने आपको बताया कि इस तरीके से संतुलन बना के आप उस संसाधन का उपयोग करें कि उसको समय मिल जाए पीछे से नवीकरण होने का। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ यहाँ पे सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये था दोस्तों पूरा आपका चैप्टर संसाधन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर करा दूँगा। चाहे तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं खुद से। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करा ही दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई चैप्टर यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो आपको पता चल जाए कि आपका ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है। और अगर आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।